नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। और वो सवाल है कि 2024 महासंग्राम में मोदी बनाम कौन, यानी 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ कौन होगा चुनावी मैदान में। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 2024 का वर्ष पूरी दुनिया में चुनावी वर्ष होगा। तकरीबन दुनिया के 40 देशों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें भारत का महाचुनाव लोकसभा चुनाव, पाकिस्तान में भी हो रहा है चुनाव, अमेरिका में भी होगा चुनाव। कुल मिला के 40 देशों में चुनावी माहौल इस साल होगा। भारत में 5 वर्ष के बाद फिर से लोकसभा चुनाव, जिसे हम महासंग्राम कहते हैं, अप्रैल और मई में होगा। घोषणा मार्च में होगी और चुनाव कार्यक्रम अप्रैल मई में संपन्न होगा। यानी मई के महीने में यह तय हो जाएगा कि कौन जीता 2024 का लोकसभा चुनाव। और उससे पहले मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हू, यह सवाल वाजिब है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी प्रयास कर रही है कि पीएम मोदी हैट्रिक बनाएं। दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा जरूर है, लेकिन बिखराव को रोकने का प्रयास कर रही है। और दोनों तरफ से राजनीति जारी है। अभी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को 3 राज्यों में सफलता मिली, कांग्रेस को एक ही राज्य में सफलता मिली। लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ भारत में 7 विधानसभा चुनाव भी होंगे। और लोकसभा चुनाव में जैसा हम देख रहे हैं कि बीजेपी या एनडीए की स्थिति काफी बेहतर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है, जिसमें कहने को तो 4 मीटिंग हो चुकी है। पहला पटना, दूसरा बेंगलोर, तीसरा मुंबई और चौथा दिल्ली। लेकिन वो दिखावा सिर्फ कागजों पर भी तक है, धरातल पर वो भी आ नहीं पा रहा है। और जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए भी अपने प्रयास या बीजेपी जारी रखी है। ऐसा नहीं है कि एनडीए को भी अपने कई राज्यों में प्रयास नहीं करने पड़ रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए को अथक प्रयास करना पड़ रहा है। यह बात सही है कि एडवांटेज पोजीशन, जैसा कि ओपिनियन पोल हाल में जो हुए, उसमें साफ साफ नंबर तो यही कहता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनका गठबंधन काफी आगे है। और विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक मेन 2 पार्टी की बात देखेंगे, एक तरफ बीजेपी, दूसरे तरफ कांग्रेस। थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहूंगा
कि कांग्रेस पार्टी एक जमाना था कि पूरे देश में शासन में थी, लेकिन उस समय दूसरी पार्टी ना थी। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 से लेके 1967 तक कांग्रेस, जिसे राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई में कहा गया वन पार्टी डोमिनेंस, और वही था। लेकिन 1967 के चुनाव में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस तकरीबन दर्जन भर राज्यों में मात खा गई। और वो दौर था इंदिरा गांधी का। गरीबी हटाओ, बैंक नेशनलाइजेशन, बांग्लादेश एक देश बना जिसे भारत की भारी जीत हुई पाकिस्तान पे, और 71 के चुनाव में आके फिर से 1971 लोकसभा कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन सत्ता के गुरूर ने कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा ही सत्ता का नशा चढ़ा दिया, और परिणाम हुआ 71 की जीत 75 आते आते चल ना सकी, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। 77 में चुनाव हुए, कांग्रेस करारी हार हारती है, और उसके बाद 3 साल के बाद फिर से कांग्रेस सत्ता में आती है 1980 में, क्योंकि विपक्ष बिखर गया। और उसके बाद का दौर देखेंगे 1984, जिसमें इंदिरा जी की हत्या हो जाती है, उनके अंगरक्षकों ने किया। सहानुभूति का वोट राजीव गांधी के नाम पड़ा। आज तक के भारत के लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीत वही है, 415 सीट। लेकिन सीट तो मिली, जीत तो मिली, लेकिन 1986 आते आते बॉफोर्स स्कैंडल से लेके कई स्कैंडल शुरू हो गए, और राजीव गांधी 1989 में चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद दौर शुरू होता है गठबंधन सरकार का। विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव जीतते हैं, जनता दल, लेकिन वो फिर से वही बिखराव। 91 में चुनाव होता है, कांग्रेस को सत्ता तो नहीं मिलती स्पष्ट बहुमत के साथ, लेकिन सरकार बनती है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, नागपुर में इलाज करा रहे होते हैं, और वो आके प्रधानमंत्री बनते हैं। कांग्रेस उनको अपना उम्मीदवार चुनती है। और उसके बाद 89 से लेकर यानी 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद 2014 तक गठबंधन की सरकार रही, जिसमें वाजपेयी जी की भी सरकार रही, एनडीए की सरकार रही। 13 दिन की सरकार बनी, 13 महीने की सरकार बनी वाजपेयी जी की, फिर उसके बाद 6 वर्ष रहे हो प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह की सरकार 2 बार बनी, लेकिन गठबंधन की सरकार 2014 में आके 30 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीट अकेले जीती। एनडीए के और भी सीट थे, लेकिन एक पार्टी 30 वर्षों के बाद यानी 1984 के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है, नई राजनीति शुरू होती है। एक राजनीति का एक अलग तरह का अंदाज आता है, जिसे हम कहते हैं, जिस पर हम बात करेंगे आपसे बाद में, कि नरेंद्र मोदी काल जो है राजनीति का भारत में एक अपने ही अंदाज का है। 24 आवर जैसे न्यूज चैनल होता है, वैसे यदि आप 24 आवर मोड में हैं तो आप सरवाइव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसके बाद 2019 17वीं लोकसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीतती है, और 282 के आंकड़े को बढ़ाकर 303 पर पहुंच जाती है। इसलिए कांग्रेस का डाउनफॉल जो 1967 से शुरू हुआ वो जारी है,
और मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जिसमें मैं सहारा लूंगा आंकड़ों का कि कैसा है कांग्रेस का परफॉर्मेंस। यदि आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा आंकड़ा है। 52 के चुनाव में 1952 पहली लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिला था 364 सीट। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 57 दूसरी लोकसभा चुनाव 371 सीट। 1962 361, 1967 283, ये सब जारी रहा। लेकिन कांग्रेस का 1989 में आके 197 होता है और उससे पहले 1977 के चुनाव में 154 सीट इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार जाती है। और आलम यह हुआ कि नरेंद्र मोदी की भारी जीत 2014 में होती है, स्पष्ट बहुमत मिलता है, जनादेश मिलता है और कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक जीवन के इतिहास में यदि देखें 1952 से लेके तो 44 सीट पर आके रुक जाती है, जो अपने आप में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो उतने छोटे नंबर आज तक कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं मिला। और 2019 में नंबर थोड़ा बढ़ता है लेकिन 52 ही है, 8। और ये दौर है सोनिया जी, राहुल गांधी की। और राहुल गांधी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आंकड़े यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी जीत के दौर में नहीं आ पा रही है, मुश्किल है। इसलिए यदि आप आंकड़े देखें 2014 में 44 और 2019 में 52 और वोटों का फीसदी देखेंगे तो वो भी आपको आश्चर्य होगा कि 2009 के बाद 2 लोकसभा चुनाव हुए, दोनों में कांग्रेस 2014 में 19.5% वोट और 2019 में 19.7, यानी 20 से कम। तो जो कांग्रेस विपक्ष में मेन पार्टी है, उनकी यह स्थिति है, जो मोदी को चैलेंज कर सकते थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत भारी फर्क है। और दूसरी तरफ जब आप बीजेपी का ग्राफ देखते हैं, 1984 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है 1980 में और 84 के चुनाव में 1984 जिसमें कांग्रेस को 415 सीटें मिलती है, बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीतती है और वोट मिलते हैं उन्हें देश में 7.4%, 7.5 भी नहीं। 1984 2 सीट, 7.5% से भी कम वोट पूरे देश में लोकसभा चुनाव 1984 का। लेकिन आपको नंबर देखेंगे तो नंबर ऊपर की ओर बढ़ता गया। 1989 85, 1991 120, 1996 161, 1998 182, 99 182, 2004 लोकसभा 138, 2009 116 और 2014 और 19 का मैं आपको बता चुका। और यदि वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो 1984 में 7.4 है, लेकिन उसके बाद यह बढ़ता ही गया और 2009 के चुनाव तक उनका था 18.8 और उससे पहले था 22.2 और उससे पहले था 23.8। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31.3% यानी 30 का आंकड़ा पार कर जाती है, हाईएस्ट वो। उसके बाद जब 2019 का चुनाव होता है तो आंकड़े बीजेपी के और भी बढ़ जाते हैं।
यानी 37.7। तो कहने का मतलब है कि जब भी इन दो पार्टियों का ग्राफ देखते हैं आप, तो ग्राफ देख के ही कोई भी कह देगा कि कांग्रेस तो किसी भी एंगल से कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के रेस में नहीं है। अब बचा गठबंधन। गठबंधन को देखेंगे तो एनडीए को 2019 में 351 सीटें मिलती है, और यदि आप दूसरी तरफ देखें यूपीए को, उनको मिलता है 90 सीट। 351 बनाम 90। अब सवाल यह है कि आखिर विपक्ष, इंडिया गठबंधन तो बना है, लेकिन वो एक ठोस रूप क्यों नहीं ले पा रही है? क्या कारण है? कारण यह है, नंबर 1, कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर हो चुकी है। कोई एंकर पार्टी नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार थी 2 बार, दोनों बार कांग्रेस के कुछ ऐसे इतने नंबर थे, पहली बार तो कम था 2004 में, लेकिन 2009 में संख्या और बढ़ गई। क्योंकि देखिए, मैं आपको अभी बता रहा था कि अब देखिए कि 2004 में कांग्रेस को मिला था 145, और गठबंधन की सरकार बनी यूपीए, और सरकार चली। उसके बाद 2009 में संख्या 145 से बढ़कर 206 हो गई। तो वाजिब है कि जो बड़ी पार्टी होगी उसके इर्द गिर्द और अन्य पार्टी होगी, और बड़ी पार्टी की संख्या भी तो बड़ी होनी चाहिए। अब बातें बड़ी बड़ी करेंगे, संख्या बल नहीं है तो क्या होगा? वही समस्या विपक्ष के साथ है। दूसरी बात, विपक्ष में सबसे बड़ी दुविधा है कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को लेकर। सोनिया गांधी निश्चित रूप से चाह रही होंगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कैसे? एक तो भारत की राजनीति बदल गई है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से जो यंग जनरेशन है बहुत आसानी से उसको पचा नहीं पाती है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से उनकी पार्टी में या गठबंधन में, एनडीए में होंगे परिवार के लोग, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। दूर दूर तक कोई नहीं है सत्ता से जुड़ा हुआ उनके परिवार का। कोई भी ऐसा चीज आप नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी फला का किया, फला का ना किया। अब राजनीतिक तौर पर आप जो भी कहें वो ठीक है, विपक्ष का अपना कहना है, उनको अधिकार है, लेकिन यदि आप निष्पक्ष रूप से देखें तो नरेंद्र मोदी के परिवार का भारत की राजनीति में कौन है? कोई नहीं। दूसरा है कि आरएसएस चलाती है सरकार, तो आरएसएस कोई परिवार तो है नहीं। उसका बेटा, उसका बेटी, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका बेटा, ऐसा तो है नहीं। वो तो एक संगठन है। हाँ, हिंदू संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सत्तात्मक, पारिवारिक सत्तात्मक संस्था तो है नहीं कि मोहन भागवत से पहले उनके पिताजी उसके सर्वे सर्वा थे, अब मोहन भागवत, ऐसा तो है नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस, अब नेहरू का जमाना था, इंदिरा जी का जमाना था, राजीव गांधी का जमाना था, सोनिया जी का था, राहुल जी का है, प्रियंका जी का है, लेकिन अब सवाल है कि आप में दम नहीं है। जो मैं अक्सर कहता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप इस राय से असहमत हो सकते हैं, कि कांग्रेस का भला तब होगा जब गांधी परिवार उस कांग्रेस से अलग हो जाएगा। स्ट्रगल होगा, संकट होगा, अपने पांव पर खड़े होने में, जाती जिंदगी में यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और नीचे से आते हैं, हम भी आए हैं नीचे से, आप भी आते हैं नीचे से, तो आप स्ट्रगल करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है जीवन चलाना बंधु, और उसी में कर करके आप ऊपर आते हैं। लेकिन जहां पर परिवार हो, संपन्न हो, दुकान चले न चले लेकिन चलाएंगे जरूर हम, वो दिक्कत कांग्रेस के साथ है। और गठबंधन में जो मैंने कहा कि
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन, अभी सिद्धारमैया कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो भाई राहुल गांधी आज से तो है नहीं अब लोकसभा मेंबर, राजनीति में आज से तो है नहीं, वो अपना राजनीतिक कार्यक्रम तो करते ही रहते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जो परिणाम सामने आ रहा है वो परिणाम तो दिखाता नहीं कि राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे। और गठबंधन का सवाल है, जहां तक इंडिया गठबंधन हो, उसमें इतने लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कि आपसी कंट्राडिक्शन ही कोई अंदर अंदर रख रहा है। अब नीतीश जी नाराज हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया ममता जी ने और केजरीवाल जी ने समर्थन कर दिया, जबकि ममता जी खुद ही प्रधानमंत्री की उम्मीदवार है। सीटों का बंटवारा है, ये तो प्रधानमंत्री की समस्या, कौन बनेगा। शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि जीवन में एक ही चीज तो रह गया। अब कांग्रेस ने किया है, यदि आप इतिहास उल्टेंगे ना, तो कांग्रेस ने किसी भी गठबंधन सरकार को अस्थायी रूप से नहीं रहने दिया। इस पर एक अलग ही वीडियो में आपको बता सकता हूं। 1977 से लेकर, वो तो वाजपेयी की सरकार इसलिए सफल हुई 2004 तक, चूंकि वाजपेयी जी एक बड़ी पार्टी बन गए थे, कांग्रेस बहुत ही कमजोर पार्टी हो गई थी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी का, चाहे गांधी परिवार का एक प्रवृत्ति रहा है कि विपक्ष की सरकार को अस्थायी ना होने दो। अब 77 से देखिए, मोरारजी देसाई सरकार गिर गई सरकार, इस्तीफा देना पड़ा, चरण सिंह बन गए। उसके बाद बीपी सिंह आए, वो भी नहीं चल पाए, चंद्रशेखर जी बने। आप सोचिए चंद्रशेखर जी कितना दिन के लिए बने। उसके बाद देखिए दौर आता है, एचडी देवगौड़ा जी बन जाते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी सरकारों को उन्होंने गिराया है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनके गठबंधन में उनको खुद ही नहीं भरोसा होता कांग्रेस पार्टी के व्यवहार और आचरण पर, क्यों कल को करेगा क्या। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है वो संकट पैदा कर रही है इंडिया गठबंधन के लिए कि सीटों का तालमेल तक नहीं हो रहा है। अब ममता जी ने तो नाम ले लिया खड़गे साहब का, लेकिन जब सीट देने की बात हुई तो कहते हैं भाई मेजर विपक्षी पार्टी तो मैं यहां पर हूं, बीजेपी को टक्कर दे सकती हूं। सही बात है, कांग्रेस तो बिना ममता के क्या चलेंगे, एक आध सीट मिलेगा। कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई है, साउथ इंडिया में रह गई है, नॉर्थ में तो जहां थी उनकी सरकार भी जा रही है। लोकसभा का सीट देखेंगे तो आपको मैं दर्जनों स्टेट बता दूंगा जहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। राजस्थान ही देखिए, गुजरात देखिए, कर्नाटक में देखिए एक सीट मिला पिछली बार, मध्य प्रदेश में एक सीट, छत्तीसगढ़ में 2 सीट, उत्तर प्रदेश में 1 सीट, बिहार में 1 सीट, उड़ीसा में भी ऐसे ही कुछ है, आंध्र प्रदेश 0, तेलंगाना में उनको 3 सीट था पिछले चुनाव में। तो कहने का मतलब तमिलनाडु में यदि किसी के सहारे ना हो तो 0 सीट मिलेगा उनको। हां केरल में है, लेकिन वहां पर सीट ही कितना है। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, लेकिन कांग्रेस इस चीज को स्वीकार नहीं करती। उनको लगता है कि हम रूलिंग पार्टी है, और यही व्यवहार आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जब भाजपा के सामने होती है तो अभी भी उस बात को स्वीकार करने में उन्हें अचरज होता है। यह तो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो, समय नहीं बचा है। 2 महीना में आप बहुत कुछ नहीं कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है। मैं अब दूसरी तरफ आता हूं, तो एक तरफ तो इंडिया अलायंस की स्थिति है, अब एनडीए का देखेंगे तो सबसे बड़ी बात तो यह है जो मैंने पहले कहा कि भाजपा स्वयं ही इतने नंबर पा रही है कि उसे एनडीए की भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। 282 2014, 303 2019। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी का बीजेपी से ही कंपटीशन है, ना कि विपक्ष से। मोदी का अपने मोदी से ही उनका कंपटीशन है कि वो 303 के पार कितना जाएंगे और हैट्रिक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे।
क्योंकि यदि आप नंबर के हिसाब से देखें तो अभी ओपिनियन पोल हुआ, उस ओपिनियन पोल में साफ साफ अंक जो है दिखाया नरेंद्र मोदी के पक्ष में। उनकी पॉपुलैरिटी ही देखेंगे आप पूरे देश में, एक आध राज्य छोड़ दीजिए, नहीं तो पीएम के वो इतना बड़ा फासला है नरेंद्र मोदी और अन्य के बीच में, अदर्स के बीच में, कि उसको पाटना मुश्किल है। और लगातार राजनीति में व्यस्त रहना, हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना, कार्यकर्ता व्यस्त, नेता व्यस्त, सब अपने अपने में कार्यों में लगे रहना, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। चिदंबरम साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है। वह ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में नंबर से सरकार बनती है, तो नंबर पाने के लिए तो करना पड़ेगा। लॉलीपॉप पॉलिटिक्स का जमाना गया, इसलिए गांधी परिवार फिसल गई। लॉलीपॉप राजा टाइप का शासन चलाएंगे, नहीं चलेगा ना, कहां चलेगा। लोग जाग गए हैं, लोग उठ गए हैं, सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं। और खासकर के नरेंद्र मोदी के आने के बाद, क्योंकि वो खुद ही ऐसे तबके से आए हैं कि उनका एग्जाम्पल है। अब जिस तरह के लोगों को ला रहे हैं, वो किसी को कुछ नहीं पता होता कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब देखिए, अभी 3 राज्यों का मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी जी, कई राज्यों में, तो उनका जो एक अपना है राजनीति करने का स्टाइल, वो स्टाइल यही भारत की राजनीति को प्रभावित किया है कि आप ललबबुआ पॉलिटिक्स करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। ललबबुआ मतलब लॉलीपॉप पॉलिटिक्स। अब 24 आवर पॉलिटिक्स, नीचे का पॉलिटिक्स, कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स, कार्यकर्ताओं का पॉलिटिक्स मुश्किल पड़ रहा है। और इस दौर में, इस संग्राम में नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए काफी आगे निकल चुकी है, जिसमें मेरे हिसाब से ना कांग्रेस ना ही इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरा आकलन है, और इसलिए मेरा सवाल है कि मोदी वर्सेस हु 2024 के महासंग्राम में मोदी के खिलाफ कौन? उत्तर यह है कि आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि कोई नहीं है, बल्कि मोदी बनाम मोदी कहना ज्यादा बेहतर होगा कि 330 282 से बढ़ के हुआ, अब की बार वो 330 पर जाएगा कि 350 पर जाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हमारे हिसाब से विपक्ष की स्थिति नहीं है, पक्ष की स्थिति साफ एडवांटेज है। इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए को 350 पार सीट मिलने की संभावना बनती दिख रही है, और बीजेपी 3 से 303 के ऊपर कितना जाएगी वो तो हम सबको पता, ऐसा लग रहा है कि संख्या बढ़ेगी। कांग्रेस की भी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन संख्या इतनी बढ़ेगी कि वो बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाने के कगार पर खड़े हैं, एनडीए हैट्रिक बनाने के कगार पर खड़ी है। लेकिन यह हमारा विश्लेषण है, अनुमान है, और परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव अप्रैल मई का, और पता चलेगा कि हैट्रिक बना नहीं बना, 350 नंबर मिला नहीं मिला, कितना मिला नहीं मिला, इन सारे चीजों पर स्पष्ट चित्र बनेगा उसी समय। और फिर से आप लोगों को नववर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे कार्यक्रम को आप देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए। आपकी बात से मैं हमेशा इत्तेफाक रखता हूं, उसका जवाब देता हूं और देता रहूंगा। चाहे हमारी बात से आप सहमत हैं नहीं हैं, आप दोनों हमारे लिए बड़े ही आदरणीय हैं। और हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे मेरा ये निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।